नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ राजश्री और आज हम देश की बात में बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के कार्यशैली को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और उनकी इस कार्यशैली में अब नया क्या कुछ आया है ये हम आपको बताएंगे। और आपको इसके पहले ये जरूर बता दें कि आदित्यनाथ योगी का नाम अब योगी आदित्यनाथ हो गया। कम से कम जो नेम प्लेट मुख्यमंत्री के कार्यालय और घर के बाहर लगा है वहां पर आदित्यनाथ योगी नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ लिखा हुआ है। तो यानी कि अब उन्होंने नाम बदला है। समझाएंगे आज हम आपको कि योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के लिए क्यों करना पड़ा है इतना इंतजार और अब तक इसके पीछे क्या वजह रही है और जैसी ही कैबिनेट बैठक होगी उसमें क्या कुछ हो सकता है। क्या किसानों की कर्ज माफी हो रही है और यदि हो रही है तो इसमें तमाम अड़चनों को सरकार किस तरह से दूर कर रही है ये हम आपको दिखाएंगे। घोटालों के बीच कैसे काम करेगी यूपी सरकार ये भी हम आपको बताएंगे कि जो पिछली सरकार है उसके तमाम घोटालों को उजागर करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए किस तरह की टास्क फोर्स बनाने की सोच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कैसे उन्होंने कार्रवाई शुरू की है, तमाम फाइलों की जांच कैसे चल रही है ये हम आपको दिखाएंगे आपको कि अब यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपको 100% यानी कि 24 घंटे रोशनी मिलेगी और इसके लिए कैसी कोशिश की जा रही है केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से ये आपको हम बताएंगे। साथ में देखेंगे कि अब भी नहीं हुआ है समाजवादी महाभारत का अंत। जी हाँ, समाजवादी कुनबे में जो बिखराव आया चुनाव के पहले वो बिखराव आज तक जारी है और अब नया क्या कुछ हुआ है ये हम आपको दिखाएंगे। आज पूरे देश के संसद की भी बात करेंगे। राज्यसभा में आज का दिन क्यों चढ़ा हंगामे के भेंट ये दिखाएंगे आपको। जीएसटी पर कांग्रेस की रणनीति पर हम चर्चा करेंगे। पैरामिलिट्री के जवानों को भी शहीद का दर्जा देने की जो सरकार की एक अच्छी कोशिश है, जो तैयारी है, उस पर हम आपको बताएंगे। लोकपाल की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी जंग किस तरह से जारी है और कहां तक पहुंची है बात, ये हम आपको दिखाएंगे। बात करेंगे नीतीश कुमार के बीजेपी से पहली सी मोहब्बत की और चप्पलबाज सांसद पर शिवसेना की सीनाजोरी और मुरव्वत की। लेकिन सबसे अहम बात, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर होने वाले दो तरफा हमलों की पूरी तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे। पायलट गन के इस्तेमाल पर मानवाधिकारियों के सवाल पर करेंगे चर्चा और जानेंगे अलगाववादियों की हिंसक भीड़ पर काबू पाने के लिए कौन से हैं दूसरे विकल्प और हमारी सेना कैसे दोहरी मार झेल रही है कश्मीर में, इस पर हम चर्चा करेंगे। और ऐसे में पत्थरबाजों के साथ क्या कुछ करना चाहिए ये निर्णय हम आप पर छोड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव को लेकर अमेरिकी प्रशासन का रूस पर खुलेआम पहला हमला है और वो हमला कैसा है ये हम आपको दिखाएंगे। दक्षिण चीन सागर में चीनी हरकत पर पूरे विश्व को कैसे चिंता हो रही है ये भी हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा बात इतिहास की करेंगे और सिनेमा के पर्दे पे एक अहम चेहरा उत्पल दत्त का आज हम उनको भी याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के देश की बात के सफर को। और सबसे पहले बात किसानों की करते हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी को लेकर सरकार में बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के निर्देश पर राज्य के वित्त मंत्री सहित दूसरे मंत्री इस मुद्दे पर अधिकारियों से विचार विमर्श लगातार कर रहे हैं। राज्य सरकार केंद्र से कर्ज लेने पर भी विचार अब कर रही है। माना यह भी जा रहा है कि कैबिनेट की पहली ही बैठक में सरकार इस मामले में महत्वपूर्ण ऐलान कर देगी। और इस बीच सुरेश राणा का बयान आया है कि हम बहुत जल्द किसानों की कर्ज माफी कर देंगे। यूपी की योगी सरकार किसानों की कर्ज माफी को लेकर गंभीर है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे बड़े नेताओं ने ऐलान किया था कि राज्य में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो किसानों की ऋण माफी का फैसला कैबिनेट की पहली बैठक में लिया जाएगा। किसानों की कर्ज माफी का करवा के रहूंगा, ये मैं आपको वादा करता। इसी के तहत आज सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के जरिए कहा गया कि किसानों के ऋण माफी के विभिन्न प्रस्तावों पर राज्य सरकार विचार कर रही है।
विज्ञप्ति में कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार प्रदेश के वित्त राज्य मंत्री राजेश अग्रवाल राज्य के सभी लघु और सीमांत किसानों के बैंक को ऋण माफी और बजट तैयार करने के लिए लगातार संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। राज्य सरकार इस मामले में केंद्र से कर्ज लेने पर भी विचार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर के बहुत गंभीर हैं और लगातार जो संकल्प पत्र में हमने कहा है वो तमाम विषय बिंदु से पूरे होंगे। संकल्प पत्र में हमने 120 दिन के लिए कहा है कि जो बकाया भुगतान है 120 दिन के अंदर होगा और जो संकल्प पत्र में कहा है वो उसका अक्षर से पालन है। छोटे और मंझोले किसानों के कर्ज को माफ करने के फैसले से राज्य सरकार पर 36,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा, यानी राज्य की कुल आमदनी का 8% हिस्सा। उधर 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के लागू होने के कारण राज्य पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का अतिरिक्त व्यय भार आ गया है, जिससे सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार के केंद्र से ऋण लिए जाने की सीमा निर्धारित है और ऋण की धनराशि का प्रयोग राज्य सरकार की ओर से विकासात्मक कार्यों में किया जाता है। लेकिन यूपी में किसानों के ऋण को माफ करने के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त कर्जे की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से अतिरिक्त ऋण की मांग करेगी और इस धनराशि पर लगने वाले ब्याज को निर्धारित ऋण सीमा से बाहर रखने का भी अनुरोध करेगी। अगर उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा करती है तो वह भी केंद्र सरकार की मदद से करती है, तब दूसरे राज्यों के किसान भी यही मांग करेंगे। देश में 12.5 लाख करोड़ का कृषि लोन है, जिसमें 7.75 लाख करोड़ फसल लोन के मद में किसानों को दिया गया है, जबकि 4.85 लाख करोड़ टर्म लोन के नाम पर किसानों को दिया गया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार पर इसका कितना भार पड़ेगा और शायद यही वजह है कि RBI और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बार बार इस बात से इनकार कर रही है कि किसानों को इस तरह से कर्ज माफी नहीं देना चाहिए। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार को कौन से विकल्प तलाशने हैं, ये देखना ही होगा। उधर योगी सरकार एक के बाद एक महत्वपूर्ण फैसले ले रही है, इसमें कोई शक नहीं। इसी कड़ी में राज्य सरकार केंद्र की मदद से उत्तर प्रदेश को 24 घंटे रोशन करने की तैयारी कर रही है। हालांकि वो अपनी इस कोशिश में कितनी कामयाब हो पाती है, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन ये लक्ष्य रखा गया है कि 2 सालों के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली दिया जाएगा। किस तरह से ये करने की कोशिश चल रही है, देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के योगी राज में 24 घंटे देने बिजली की तैयारी चल रही है। केंद्र और राज्य के ऊर्जा मंत्री एक्शन में दिख रहे हैं। मैराथन बैठक के साथ रोड मैप तैयार करने में लगे हैं। लेकिन रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के बिजली बिल पर जो खबर सामने आ रही है, वो बता रही है कि यूपी को 24 घंटे रोशन करने का लक्ष्य कितना मुश्किल होगा। समाजवादी पार्टी के दिग्गज चेहरे आजम खान की यूनिवर्सिटी है ये। 350 एकड़ में फैले इस कैंपस का पिछले महीने का बिजली बिल महज 54,000 रुपए का आया है। सूत्रों के मुताबिक यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही बिजली विभाग का सबस्टेशन मौजूद है, जबकि ये सबस्टेशन रामपुर के पास लालपुर के लिए प्रस्तावित किया गया था। आजम खान की यूनिवर्सिटी के कैंपस के एरिया के हिसाब से महीने का 54,000 रुपए का बिजली बिल कितना कम है, ये आसानी से समझा जा सकता है। सवाल है, अगर बिजली बिल में छेड़खानी हुई है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? खबरों के मुताबिक यूनिवर्सिटी से आजम खान का नाम जुड़े होने के चलते कोई भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी UPPCL ने मामले की जांच की बात कही है। गौर करने वाली बात है कि भ्रष्टाचार के आरोप में घिरने के बाद UPPCL के MD रहे MP मिश्रा को भी इस्तीफा देना पड़ा था। विधानसभा चुनावों के दौरान बिजली एक बड़ा मुद्दा बना था। प्रधानमंत्री ने रमजान और दिवाली पर एक समान बिजली मुहैया करने का मुद्दा छेड़ा था, तो पूर्व CM अखिलेश ये बताने से भी नहीं घबराए थे कि वो बिजली देने को लेकर कितने उदार हैं। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। बताओ 24 घंटे शहर में बिजली आ रही कि नहीं आ रही? और हम तो कहते हैं कि कटिया को भी नहीं हम कुछ कह रहे हैं। अगले 2 साल में उत्तर प्रदेश में 100% बिजली मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर तैयारी की जा रही है।
केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि यूपी में ऊर्जा क्रांति लाना है, जिसके लिए केंद्र और प्रदेश मिलकर काम कर रहे हैं। सवाल है, क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? लखनऊ से खुर्रम निजामी और अंकुश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN दिल्ली। तो 24 घंटे बिजली देने का जो मंशा है योगी आदित्यनाथ सरकार की, उससे भी कहीं बड़ी मंशा ये है कि पुरानी सरकार ने जितने घोटाले किए हैं, ये मंशा नहीं, आप चुनौती ज़्यादा कहें इसको, जितने भी घोटाले किए हैं उसकी फाइलें खुलवाई जाएं ताकि न्याय हो सके। चाहे वो सड़क हो, जैसे कि हमने इस रिपोर्ट में आपको दिखाया, चाहे वो सड़क हो, चाहे मिड डे मील हो, हर जगह घोटाले की बू है। और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि जब यदि सरकार ही ये कहे कि कटिया से यहाँ बिजली चलाते हैं, हम तो कटिया से भी बिजली देते हैं। आपको याद होगा अखिलेश यादव का वो बयान, या फिर खनन को, घोटाले को जिस तरह से गायत्री प्रजापति को बचाया गया और कई ईमानदार अधिकारियों को इसके लिए सजा दी गई, आप समझ सकते हैं कि पिछली सरकार ने कैसी कैसी कार्रवाइयां की हैं। और ऐसे में आदित्यनाथ योगी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो किसी भी तरह इन घोटालों पर लगाम लगाएं और लोगों को ये साफ तौर पर ये संदेश दें कि नई सरकार जो है वो घोटालों के खिलाफ रहेगी और विकास की बात करेगी। गौरतलब है कि आदित्यनाथ योगी ने हमेशा सबका साथ सबका विकास का नारा देकर ही इस चुनाव को अपने आगे बढ़ाया था और जीत तक ले गए थे। ऐसे में ये मैसेज, ये संदेश देना भी जरूरी है। संदेश कोई शक नहीं कि सरकार लगातार दे रही है। आदित्यनाथ योगी की हिट लिस्ट सबके सामने है और कैसे एक एक करके वो तमाम चीज़ों पर वार कर रहे हैं वो भी दिख रहा है। उस बीच समाजवादी पार्टी के अंदर भीतरघात, भीतरवार चल रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुआ सपा में सियासी संग्राम अब भी थमने का नाम ही नहीं ले रहा। विधानसभा और विधान परिषद में नेता विपक्ष के चुनाव को लेकर अखिलेश और मुलायम गुट फिर से आमने सामने नजर आ रहे हैं। हालांकि सत्ता खोने के बाद भी संगठन पर अखिलेश का दबदबा बना हुआ सा दिख रहा है और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सपा का नेता प्रतिपक्ष अखिलेश की पसंद का ही चुना गया है। लेकिन इसके बावजूद सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, इससे देखिए इस खास रिपोर्ट में। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में जारी सत्ता संघर्ष एक बार फिर सुलग उठा है। सत्ता संगठन में वर्चस्व को लेकर सपा कुनबे में महासंग्राम छिड़ा है और पार्टी की कमान को लेकर नए सिरे से कलह की आशंका तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधायकों की बैठक बुलाई। इस बैठक में अखिलेश यादव को विधान परिषद में विपक्ष का नेता चुना गया। विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर राम गोविंद चौधरी को पहले ही चुना जा चुका है। लेकिन खास बात ये रही कि इस बैठक में न तो सपा संरक्षक मुलायम सिंह पहुंचे, न ही शिवपाल यादव और आजम खान। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी अभी 2-3 दिन पहले। उसमें डिसाइड हुआ था कि हमारा अपना संविधान में कुछ चेंजेस हुए हैं जो आप लोगों को मालूम ही है। उसी के अंतर्गत ये हुआ है कि सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनेंगे जो सक्रिय होंगे। विधानसभा के जो विपक्ष के नेता हैं उनका चयन किया गया, उनकी घोषणा की गई आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी की, और विधान परिषद में उनकी की गई अहमद हसन साहब की। पूरा तैयारी हम लोग जो है पूरा ये ना समझे विपक्ष, वो ये नहीं समझे सत्ता पक्ष कि विपक्ष छोटा है, हम ही लोग इतना धुआंधार मुकाबला उनका करेंगे कि हमारी बातों का उन पर जवाब ही नहीं होगा। अखिलेश की बैठक के साथ साथ मुलायम सिंह ने भी 29 मार्च को विधायकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन फिलहाल इसे निरस्त कर दिया गया है। कुनबे में झगड़े की बात को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि मुलायम सिंह यादव आजम खान को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहते थे। अखिलेश की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि पार्टी आगामी 15 अप्रैल से सक्रिय सदस्यता अभियान चलाएगी। सबसे एक एक राय ली गई और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फिर राजाधिकार दिया गया कि विधान परिषद में चाहे जिसको चाहे नेता नियुक्त करें। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर मुलायम कुनबे में फिर दांवपेच शुरू हो गया। मुलायम की बैठक से पहले अखिलेश ने विधानसभा और विधान परिषद का नेता चुनकर ये साफ संकेत दे दिया है कि चुनाव में उनकी अगुवाई में पार्टी की हार भले हुई हो, लेकिन संगठन में उन्हें चुनौती देने वाला अब भी कोई नहीं है। खुर्रम निजामी, APN लखनऊ। उत्तर प्रदेश से संसद की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा तो कई बार सभापति को सदस्यों को समझाना भी पड़ा। ये हंगामा कई आयोगों में
खाली पदों को अभी तक ना भरे जाने को लेकर हुआ। नारेबाजी करते हुए विपक्षी सदस्य वेल तक पहुंच गए। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग सहित विभिन्न आयोगों में सदस्यों के पदों के खाली रहने पर विपक्ष ने राज्यसभा में जोरदार हंगामा किया। हंगामे से राज्यसभा बार बार स्थगित होती रही। सरकार की ओर से हालांकि इस बारे में सफाई दी गई। सरकार ने कहा कि रिक्त पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी है और 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के चलते लागू आचार संहिता की वजह से नियुक्ति प्रक्रिया में देर हुई। लेकिन कांग्रेस, सपा, बीएसपी और जेडीयू के सदस्यों ने वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसका अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि ये कमीशन बहुत लंबे अरसे से खाली पड़े हुए हैं, कोई चेयरमैन नहीं, कोई मेंबर नहीं, कुछ नहीं। इसी को लेकर इन सबको बताए गवर्नमेंट की कब पूरा करेगी और क्यों नाम बदला गया बैकवर्ड क्लास कमीशन का। इन सारे मामलों को लेके हम लोगों ने मांग की कि इस पर चर्चा हो। चर्चा के लिए तैयार नहीं गवर्नमेंट, तो ये हंगामा हो रहा है। उप सभापति कुरियन ने सपा के रामगोपाल यादव को अपनी बात रखने की अनुमति देते हुए कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत नोटिस दिया है, जिसे स्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन रामगोपाल ने नोटिस दिया है, इसलिए उन्हें उनका मुद्दा उठाने की अनुमति दी जा रही है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि आयोगों में पद रिक्त पड़े हैं और उन पर लंबे समय से भर्ती नहीं की गई है। जहाँ तक सवाल है इन कमीशंस में नियुक्तियों का, इन नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही इन कमीशंस में नियुक्तियां होंगी, क्योंकि ये नियुक्तियां ऐसा नहीं है, अभी तो चुनाव के दौरान जो है वो काफी पोस्टें खाली हुई हैं। अब उस दौरान तो हम नहीं कर सकते थे, उसको मुद्दा बना करके और 2 दिन से पूरी की पूरी सदन की कार्रवाई, राज्यसभा की कार्रवाई नहीं होने पा रही है। विपक्ष ने पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और अल्पसंख्यक आयोग में पड़े रिक्त पदों पर नियुक्तियां नहीं होने की बात कही। विपक्ष ने सरकार पर कुछ जातियों को पिछड़ा वर्ग से बाहर निकालने की साजिश का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, EPN। उधर कांग्रेस को जीएसटी विधेयक वर्तमान स्वरूप में स्वीकार्य नहीं है, किंतु पार्टी इस मामले में सतर्कतापूर्ण ढंग से आगे बढ़ेगी ताकि उसे इस महत्वपूर्ण कर सुधार उपाय के विरोधी के रूप में नहीं देखा जाए। कांग्रेस की क्या रणनीति है और जीएसटी पर कैसा बवाल मचा हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों की एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक में तय किया गया कि जीएसटी विधेयकों के बारे में जनता की चिंताओं को उठाया जाए और जरूरी संशोधन के लिए कहा जाए। सूत्रों के अनुसार राहुल ने सांसदों से कहा कि वो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं और उन्हें जीएसटी विधेयकों के खिलाफ नहीं दिखना चाहिए। आलाकमान चाहती है कि पार्टी सांसद संकट में घिरे किसानों का मुद्दा संसद में उठाएं और कृषि ऋण की मांग करें। लोकसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सुझाव दिया कि कांग्रेस को इस महत्वपूर्ण कर सुधार कानून का विरोध करते हुए नहीं दिखाई देना चाहिए, क्योंकि एनडीए सरकार के शासनकाल में ही कर ढांचे के सरलीकरण के लिए जीएसटी विधेयक की पहल की गई थी। कांग्रेस के नेता इस मामले में संभल कर बयान दे रहे हैं। आने दो, बिल तो आने दो, बिल आने के बाद हम देख लेंगे, क्योंकि ये तो जनरल क्वेश्चन है और जीएसटी के बारे में तो सभी राज्यों ने अपनी सहमति दी है, लेकिन इसमें बिल में क्या नए नए चीज वो लाएंगे, क्या किन किन चीजों को फिर अपना एजेंडा एडिशनल कर देंगे, वो देखना चाहिए। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है, फाइनेंस बिल बताया गया एक, फिर बाद में बहुत से उसमें अंदर अमेंडमेंट लाए गए एक। ये बैठक करीब आधे घंटे तक चली और इसमें लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हिस्सा लिया। वित्त मंत्री जेटली ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी से जुड़े 4 बिलों को सोमवार को संसद में पेश किया था। इन पर 29 मार्च को चर्चा होगी। कहा जा रहा है कि अगर संसद ने समय पर इन बिलों को मंजूरी नहीं दी तो जुलाई में जीएसटी लागू करना मुश्किल होगा। जानकारों के मुताबिक जीएसटी से देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 2% तक बढ़ सकती है। सरकार इस इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को 1 जुलाई से लागू करने का टारगेट लेकर चल रही है। इसके न केवल नई नौकरियां पैदा होंगी बल्कि उत्पादकता भी बढ़ेगी। अरुण जेटली की अगुवाई वाली जीएसटी काउंसिल पिछली 2 बैठकों में स्टेट जीएसटी के साथ 4 विधेयकों के मसौदे को मंजूरी दे चुकी है। एसजीएसटी को सभी राज्यों विधानसभा में पारित किया जाना है, जबकि 4 कानूनों के बिल के लिए संसद में मंजूरी ली जानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर बिहार में इन दिनों पक रही खिचड़ी पर सभी की नजर है। नीतीश और बीजेपी की नजदीकी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है।
साथ ही दोनों को कुछ ऐसे मौके भी मिल रहे हैं जो इन कयासों को बल देते हुए नजर आ रहे हैं। तो किसी से मोहब्बत, किसी से लड़ाई, आखिर बिहार में चल क्या रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी में जमकर अच्छाइयां नजर आ रही हैं। सालों तक बीजेपी के साथ रहने वाले नीतीश कुमार अब एक बार फिर बीजेपी के करीब जाते दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से आयोजित विधायकों के भोज में बीजेपी नेता सुशील कुमार की मौजूदगी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस भोज में राज्यपाल समेत पक्ष विपक्ष के विधायक और विधान पार्षद बड़ी संख्या में शामिल हुए। मुख्यमंत्री के भोज में शामिल सुशील मोदी ने कहा कि ये किसी पार्टी का आयोजन नहीं था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भोज में विधायकों और विधान पार्षदों को आमंत्रित किया था। इसे राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। भले ही सुशील मोदी इस भोज में शामिल हुए हों, लेकिन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार ने इसका बहिष्कार किया। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक नीतीश कुमार मोदी के विकल्प के तौर पर खुद को खड़ा करने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं और इसके लिए गुपचुप तैयारियों में भी जुटे हैं। माना जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम फेस नहीं घोषित होने की स्थिति में नीतीश कुमार अपने पुराने घर एनडीए में लौट सकते हैं। इन सब के बीच उनकी कोशिश गुजरात मॉडल की तर्ज पर बिहार मॉडल बनाने की है। कहने की जरूरत नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि को निखारने में गुजरात मॉडल का कितना अहम रोल था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो अगर नीतीश कुमार का झुकाव बीजेपी की ओर दिख रहा है तो भगवा खेमे के पुराने मित्र शिवसेना बीजेपी से दूर होती दिख रही है। फिलहाल बात करते हैं शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ की। विमान कर्मचारी से मारपीट के आरोपी रविंद्र गायकवाड़ को फिर एयर इंडिया ने झटका दिया है। गायकवाड़ ने मुंबई से दिल्ली के लिए एयर इंडिया का टिकट बुक किया, लेकिन एयर इंडिया ने ये टिकट कैंसिल कर दिया। एयर इंडिया समेत 7 एयरलाइंस ने शिवसेना सांसद को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया है। 24 मार्च को भी गायकवाड़ ने दिल्ली से पुणे के लिए एयर इंडिया और इंडिगो से टिकट बुक की थी, लेकिन दोनों ने ही इसे कैंसिल कर दिया था। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ को फिलहाल ट्रेन का ही सहारा है। मंगलवार को एक बार फिर गायकवाड़ ने एयर इंडिया की सवारी करनी चाहिए, लेकिन उन्हें मायूसी हाथ लगी। एयर इंडिया ने उन्हें दिल्ली ले जाने से इनकार कर दिया और उनका टिकट एक बार फिर निरस्त कर दिया। बता दें कि रविंद्र गायकवाड़ ने एयर इंडिया एम्प्लॉइज के साथ मारपीट की थी और माफी मांगने से भी इनकार कर दिया था। शिवसेना ने ये मुद्दा सोमवार को लोकसभा में उठाया था। शिवसेना अपने सांसद के बचाव में खड़ी है और कह रही है कि बैन लगाना पूरी तरह गलत है। तो हमारा ये कहना है कि आप उसमें जांच करिए और जांच होने के बाद जो भी करना है हम उसका एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन आप अचानक से सांसद को एयर इंडिया ने बैन किया, एयर इंडिया ने बैन करने के बाद सभी एयरलाइंस कंपनी ने बैन किया। भाई ये तो तानाशाही है, ये दादागिरी है, ऐसा नहीं चलेगा। हालांकि सरकार ने बैन हटाने को लेकर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। सिविल एविएशन मिनिस्टर अशोक गजपति राजू ने कहा, नियम सबके लिए बराबर है। डीजीसीए ने सेफ्टी गाइडलाइंस के मुताबिक कदम उठाया है। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ पर 23 मार्च को एयर इंडिया के स्टाफ से मारपीट करने और 25 बार सैंडल मारने का आरोप है। गायकवाड़ इस मामले में माफी नहीं मांगने पर अड़े हैं। एयर एक्ट 1972 के चैप्टर 4 के तहत एयरलाइंस किसी को भी टिकट देने से मना कर सकती है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 का नियम 22 और 23 गायकवाड़ पर रोक को सही ठहराता है। दुनिया के कई देशों में सिस्टम है जिसमें बदसलूकी या हिंसा करने वाले एयर पैसेंजर्स को इस लिस्ट में डाल दिया जाता है। इस लिस्ट में आने के ये मायने है कि आप दोबारा उस एयरलाइन में ट्रैवल नहीं कर सकते। ये बैन आप पर हमेशा के लिए या कुछ साल या महीनों के लिए हो सकता है। अमेरिका में अगर कोई नो फ्लाई लिस्ट में है तो उसके बारे में एयरलाइंस को अपने आप अलर्ट कर दिया जाता है। शायद हिंदुस्तान में यह पहला मौका है जब किसी सांसद को उसके बर्ताव के चलते विमान पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। अब बात दिल्ली की सियासत की। आप विधायक जर्नैल सिंह के इस्तीफे के बाद खाली हुई राजौरी गार्डन सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। ये सीट उस वक्त खाली हुई है जब पंजाब में विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए जर्नैल सिंह ने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था। इस सीट पर 9 अप्रैल को चुनाव होगा, जबकि 13 अप्रैल को वोटों की गिनती होगी। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के जरिए जहां केजरीवाल की दिल्ली में पकड़ का पता चलेगा, वहीं कांग्रेस और बीजेपी भी अपनी ताकत का आकलन कर लेंगे।
दिल्ली में बढ़ते तापमान के साथ राजनीतिक पारा भी चढ़ रहा है। एमसीडी चुनाव को लेकर यहाँ हलचल तेज है। आम आदमी पार्टी के विधायक जनरैल सिंह के इस्तीफे से खाली हुई रजौरी गार्डन सीट पर हो रहे विधानसभा चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवारों के लिए लामबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी अकाली गठबंधन ने मनजिंदर सिंह सिरसा को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने पार्षद मीनाक्षी चंदीला को मैदान में उतारा है। देखिए, लोगों का रिस्पांस बहुत पॉजिटिव है, दो कारणों से। एक तो जो केजरीवाल जी झूठ बोलते आए, आज लोग उसी गंदगी में जीने के लिए मजबूर कर दिया। जो झूठे वादे किए, एक पूरा नहीं किया। उसके बाद जो सबसे बड़ा पाप किया, एमएलए छोड़कर भाग गया, लोगों को बीच में छोड़ के भाग गया। जैसे केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनने भागे थे दिल्ली छोड़ के, ऐसे उनका एमएलए मुख्यमंत्री बनने छोड़ गया दिल्ली छोड़कर। तो यहाँ लोगों को ये समझ आ चुका है कि उनकी पार्टियों की मंशा क्या थी। मंशा थी बिल्कुल नाकारा सिद्ध हुए हैं वो इस क्षेत्र में। और अब पार्टी, हमारी कांग्रेस पार्टी का जो सवाल है जहाँ तक है, तो अब की बार लोगों ने मन बना लिया है कि हाँ, यहाँ से कांग्रेस को ही लाना है। इस विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की साख दांव पर है। अगर पार्टी उपचुनाव जीतती है तो पार्टी इसे नगर निगम के चुनाव में मुद्दा बनाएगी, लेकिन अगर उसे हार मिलती है तो इसे भुनाने में विरोधी पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं तो क्लियर विनिंग देख रहा हूँ, क्योंकि 666 सीट्स तो आज हमारी हैं, और जो दिल्ली गवर्नमेंट ने काम किया है, जैसे पानी का, बिजली का, मोहल्ला क्लिनिक्स का, हॉस्पिटल्स का, इवन अभी हाउस टैक्स माफ़ करने का भी उन्होंने किया, जितने उन्होंने काम किए हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है कि सारे दिल्ली वासी खुश हैं, क्योंकि दिल्ली आम आदमी पार्टी हर किसी के दिल को छू के गई है। वो गरीब आदमी है तो बिजली पानी में उसको बेनिफिट है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए एजुकेशन में सुधार हो रहा है, जो बिजनेसमैन है उनके ऊपर नया टैक्स नहीं लगाया गया, कोई टैक्स बढ़ाया नहीं गया और उसमें इजाफा हुआ है। देखा जाए तो रजौरी गार्डन सीट पर हो रहा उपचुनाव सभी पार्टियों के लिए लिटमस टेस्ट की तरह है। यहाँ होने वाली हार जीत के कई सियासी मायने होंगे। सुमंत कुमार, एपीएन, दिल्ली। और दर्शक, कुछ और खबरों के लिए देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें। यूपी के मुख्यमंत्री आवास पर लगी नेम प्लेट पर लिखा नाम बदल दिया गया है। पहले यहाँ आदित्यनाथ योगी लिखा था, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ कर दिया गया है। दरअसल यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने शपथ ग्रहण के वक्त भी अपना नाम आदित्यनाथ योगी ही बोला था। शपथ ग्रहण के बाद सीएम आवास के बाहर भी आदित्यनाथ योगी ही लिखा गया था, लेकिन अब नेम प्लेट पर नाम बदलकर फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री कर दिया गया है। लखनऊ में बापू भवन के दूसरी मंजिल में आग लग गई। वहीं इस दौरान कई मंत्री सचिवालय के भीतर थे। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। इसके साथ ही फायर फाइटर आग बुझाने के काम में जुट गए और आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में जीएसटी बिल समेत कई मुद्दों पर बातचीत की गई। साथ ही बीजेपी सांसदों को ये भी निर्देश दिया गया कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जनता को जीएसटी के फायदे के बारे में बताएं और उसे समझाएं कि जीएसटी क्या है। आज से चैत्र नवरात्र शुरू हो गया है। माता के मंदिरों के आसपास सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। नवरात्र की तैयारी मंदिरों में कई दिन पूर्व से ही की गई है। इस क्रम में मंदिरों को आकर्षक लड़ियों से सजाया गया है। और आप देख रहे हैं देश की बात। आगे एक बड़ी खबर हम आपको देंगे और आपको बताएंगे कि कश्मीर में किस तरह से हमारी सेना 2 मोर्चे पर लड़ रही है और ऐसे में क्या किया जाए उन पत्थरबाजों का जो हमारी सेना पर ही हमला करते हैं। लेकिन इसके पहले हम आपको ये ज़रूर बता दें कि यदि आपके पास कोई वीडियो है या आप पत्रकार बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका शूट किया हुआ वीडियो एपीएन पर दिखाया जाए, तो आप हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स को ज़रूर फॉलो करें और इसके द्वारा हमसे जुड़ें। हमारा ट्विटर अकाउंट है एपीएन न्यूज़ इंडिया। यहाँ पर आप अपने वीडियोज़ डीएम के द्वारा हमें भेज सकते हैं और अपनी पूरी स्टोरी भी, ताकि हम दिखा सकें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643106027। यहाँ पर भी आप अपने वीडियोस और अपनी स्टोरी हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है एपीएन न्यूज़ इंडिया और इसे आप लाइक भी कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है contact@apnlive.com। और आज की एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के बड़गाम में करीब 11 घंटे चले एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया।
चदुरा इलाके के एक घर में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की और मुठभेड़ शुरू हुई। मुठभेड़ के दौरान अलगाववादियों ने सेना पर पथराव किया। हमारे पास वो वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे सेना अपने काम पर मुस्तैद है और अलगाववादी पत्थरबाज किस तरह से सेना को परेशान कर रहे हैं। ऐसे में ये सोचना बेहद जरूरी है कि हम किसके बारे में सोच रहे हैं, किस लिए सोच रहे हैं। सेना की अपील के बाद भी आतंकियों की मदद के लिए कुछ अलगाववादी आगे आए। उन्होंने सेना पर पत्थर बरसाए और आतंकियों को बचाने में मदद की। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के चदुरा इलाके में आतंकियों से एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों पर पथराव हुआ। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस पूरे मामले पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अगर युवा इस तरह का बर्ताव करेंगे तो आतंकवाद पर कैसे काबू किया जाएगा। देखिए, इसके बारे में तो आम लोग जो है उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि मिलिटेंसी यहाँ कई सालों से चल रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग मारे गए हैं, चाहे वो मिलिटेंट हो, चाहे सिविलियन हो, चाहे सिक्योरिटी फोर्स हो, चाहे पुलिस, पर उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तशद्दुद से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जो भी कुछ हासिल होगा वो बातचीत से, अफ़वाह व तफ़हीम से होगा और अमन से हासिल होगा। इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने इस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। सुरक्षा बलों को इस मुठभेड़ में 2 तरफ से चुनौती का सामना करना पड़ा। एक तरफ आतंकवादी थे तो दूसरी तरफ आतंकियों से सहानुभूति रखने वाले पत्थरबाज। अलगाववादी मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश करते रहे। सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना और पुलिस जैसे ही आतंकियों के छिपने के ठिकाने के पास पहुंची तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस बीच कुछ स्थानीय लोगों ने आतंकियों के समर्थन में नारेबाजी और पथराव किया। 6 बजे से एनकाउंटर चल रहा है, रात 5:30 से चल रहा है। हम देख रहे हैं कि करीबन 3 एरिया से जो है लोग निकल चुके हैं। हाँ। और लगातार स्टून पेल्टिंग कर रहे है। हैं। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर एलिमेंट लगे हुए हैं, उनका जो एंटी राइट इक्विपमेंट होते हैं उससे हम उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा जम्मू कश्मीर क्षेत्र में बाहरी आतंकवाद हमें छेड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे जवान सुरक्षा बल जम के उसको मुकाबला करते आए हैं। आतंकियों की मदद के लिए आगे आने वाले अलगाववादियों को लेकर सेना प्रमुख अपील कर चुके हैं, लेकिन जब अलगाववादियों ने उनकी अपील को अनसुना किया तो मजबूरन सेना को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो जिन अलगाववादियों को एक गोली लगते ही देश में मौजूद तथाकथित मानवाधिकार के रक्षक चिल्ला पड़ते हैं, उनके लिए खबर देखना बेहद ज़रूरी है। उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जिन्हें वो भुला और भटका कहते हैं, मासूम कहते हैं, हकीकत में उनकी सच्चाई कितनी स्याह है। आतंकियों को ढेर करते सेना के जवानों पर पत्थर फेंकते ये अलगाववादी ये भूल जाते हैं कि उनमें सेना के सामने एक पल भी टिकने की कुव्वत नहीं है, लेकिन इसे साहस के साथ सेना का धैर्य ही कहेंगे कि वो इतना कुछ होने के बाद भी अपने टारगेट इन्हें नहीं बनाती और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती जाती है। कुछ तस्वीरें देखिए आपको, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि तथाकथित से भूले भटके नौजवान करते क्या हैं। पत्थरबाजों की ये तस्वीर खुद ब खुद बताती है कि सेना को कश्मीर घाटी में कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कैसे उन्हें आतंकियों के साथ अलगाववादियों से लोहा लेना पड़ता है। मानवाधिकार के नाम पर देश में रोने वालों की जमात में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब बात जवानों की होती है तो सबके मुंह अचानक सी उठते हैं। सेना की कार्रवाई पर सीना पीट पीट कर रोने वालों को इन पत्थरबाजों की करतूत क्यों नहीं दिखाई देती? इन्हें भटका हुआ नौजवान कह देने भर से क्या इनका गुनाह कम हो जाएगा? सेना प्रमुख BS रावत की अपील का भी असर इन पत्थरबाजों पर नहीं हुआ और वो एक बार फिर आतंकियों की मदद के लिए हाथों में पत्थर उठाए आ गए। इन तस्वीरों से ये साफ हो जाता है कि ना तो ये भटके हुए युवा हैं और ना ही नासमझ लोग, जिन्हें ये पता ना हो कि वो क्या कर रहे हैं। क्या लोगों के प्राणों की रक्षा करने वाले वीर जवानों को अपनी रक्षा का अधिकार नहीं है? क्यों हाथों में बंदूक होते हुए भी उन्हें ऐसी विषम परिस्थितियों में चुप रहने को कहा जाता है? तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे ये पत्थरबाज सेना के जवानों पर पत्थर बरसा रहे हैं और कैसे ये सैनिक हाथों में बंदूक होने के बाद भी चुपचाप खड़े हैं। ऐसे सेना की गरिमा का सर्वोच्च प्रदर्शन कहेंगे कि वो अपने खिलाफ अलगाववादियों का ये रूप देखकर
चुपचाप सह रही है। बलिदानों के लिए विख्यात भारतीय सेना के जवानों पर देश को गर्व है, जो इतनी विषम परिस्थितियों में भी न सिर्फ अपना धैर्य रखे हुए है, बल्कि उन अलगाववादियों को भी नादान बच्चों की तरह माफ कर रही है जो उसके खून के प्यासे हैं। देश के बहादुर जवानों पर गर्व करने के लिए देश को भला और क्या चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। इन्हीं अलगाववादियों के लिए कहा जाता है कि पैलेट गन का यूज बंद होना चाहिए, पैलेट गन का उपयोग बंद होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों के प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों को भारी पत्थरबाजी के जवाब में पैलेट गन का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस पैलेट गन के छर्रों से सैकड़ों युवा प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं। वहीं पथराव से भी सैकड़ों सुरक्षाकर्मी गंभीर जख्मी हो चुके हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पैलेट गन का विकल्प तलाशने को कहा है, लेकिन असलियत ये है कि आतंकवादियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई के वक्त भी घातक पत्थरबाजी से निपटने के लिए दूसरा कोई सटीक विकल्प अभी तक नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में क्या किया जाए, किस तरह से इनसे निपटा जाए, इस पर अभी तक विचार चल रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों के प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों को भारी पत्थरबाजी के जवाब में पैलेट गन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इस पैलेट गन के छर्रों से सैकड़ों युवा प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। वहीं पथराव से भी सैकड़ों सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो चुके हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पैलेट गन का विकल्प तलाशने को कहा है, लेकिन असलियत है कि आतंकवादियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई के वक्त भी घातक पत्थरबाजी से निपटने के लिए दूसरा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। इस पत्थरबाजी को प्रदर्शन कहना कतई नाजायज होगा। दरअसल आतंकवादियों के हमले पर सुरक्षा बलों को दो तरफ से मोर्चा लेना पड़ रहा है। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं, ये रोजमर्रा की बात हो गई है। अब तक 300 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी ऐसे पथराव में घायल हो चुके हैं। आलम यह है कि आतंकी हमले के दौरान अलगाववादी सुरक्षा बलों पर पथराव कर आतंकियों को कवर देने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही मंजर घाटी में भी उग्र प्रदर्शन के दौरान नजर आता है। सुरक्षा कर्मियों पर हिंसक हमले भी किसी आतंकी वारदात से कम नहीं होते। ऐसे में पैलेट गन से ही इन्हें तितर बितर करने में कामयाबी मिलती है। पैलेट गन की खासियत यह है कि इससे एक ही वक्त में प्लास्टिक के छर्रे निकलते हैं जो जानलेवा तो नहीं होते, लेकिन जिस्म में घुस जाने पर जानलेवा तकलीफ जरूर देते हैं। शिकायत यह है कि पैलेट गन के इस्तेमाल से सैकड़ों युवाओं की आंखों की रोशनी चली गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार नए विकल्प तलाश रही है। नियम के मुताबिक पैलेट गन उपद्रवियों की कमर के नीचे चलाई जानी चाहिए, लेकिन जब आमने सामने की मुठभेड़ से हालात हों तो गोली कमर के नीचे चलाई जाए। कहना तो आसान है, लेकिन हकीकत नहीं। दरअसल आमतौर पर पहले पुलिस वाटर कैनन का प्रयोग करती है, लेकिन ये उग्र प्रदर्शनों पर काबू में कामयाब नहीं हुई। इसके बाद के हालात में आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी इन पर भी गीली बोरी डालकर काबू पा लेते हैं। इसके बाद पावर शेल का भी इस्तेमाल किया जाता है। पावर शेल को मिर्ची बम कहा जाता है, लेकिन हिंसा पर आमादा भीड़ को काबू करने में ये बहुत कारगर नहीं है। इसका कवर पिघलने में वक्त लगने से प्रदर्शनकारी इसे वापस जवानों की तरफ उछाल देते हैं। मिर्ची का भी असर बहुत नहीं होता। हालांकि ग्वालियर में BSF की टीयर गैस यूनिट पावर शेल्स में जरूरी बदलाव कर रही है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए बंकर, पेरिस्कोप, तेज आवाज वाले ध्वनि औजार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक झटका वाली लाठियों जैसे उपकरणों की नई सूची तैयार की है। CRPF, BSF, जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों जैसी कई एजेंसियों एवं केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुमोदन के बाद ये सूची बनाई गई है। सुरक्षा बलों को इनमें सबसे ज्यादा कारगर हथियार आवाज का हथियार नजर आ रहा है, जो सबसे अधिक शक्तिशाली है और जानलेवा भी नहीं है। लंबी दूरी के ध्वनि उपकरण को LRD कहा जाता है। ये 140 डेसिबल की भयावह और चिड़चिड़ा देने वाली आवाज पैदा करता है। लेकिन सवाल ये भी है, जब नागरिक प्रदर्शन के बजाय घातक पत्थरबाजी जानलेवा हमलों में तब्दील हो जाए तो उनसे क्या उम्मीद की जानी चाहिए। जब दहशतगर्दों से इंतहाई जंग के दौरान मोर्चे पर पीछे से पत्थर चलाए जाएं, तो मुल्क के एक जवान से इंसानियत की उम्मीद करना बदगुमानी होगी। ऐसे में हिंसक हमलावर भीड़ के मानवाधिकार की बात करना कितना जायज है, जो आतंकवादियों के लिए ढाल बनकर सुरक्षाकर्मियों की जान जोखिम में डाल देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। सरकार ने आज एक अहम फैसला लिया है। लोकसभा में कहा कि ड्यूटी के दौरान मरने वाले पैरामिलिट्री के जवानों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। सरकार ने यह भी बताया कि ड्यूटी के दौरान पैरामिलिट्री के जवानों को आधुनिक हथियार और गोला बारूद भी दिया जाएगा।
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कहा कि ड्यूटी के दौरान मारे गए पैरामिलिट्री के जवानों को शहीद का दर्जा मिलेगा। अहीर ने यह भी कहा कि पिछले 4 साल के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में दंगे जैसे हालात पर काबू पाने के दौरान कोई भी पैरामिलिट्री का जवान नहीं मारा गया, जबकि 2014 से 21 मार्च 2017 तक 3,436 जवान जख्मी हुए हैं, जबकि 2013 से 2015 के दौरान हालात पर काबू करने के लिए 12 पुलिसकर्मियों की मौत हुई और 4,000 से ऊपर घायल हुए। अहीर ने कहा कि पुलिस जवानों की सुरक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार जवानों को पुलिस फोर्स मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत कई सेफ्टी इक्विपमेंट जैसे फुल बॉडी प्रोटेक्टर, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट दे रही है। आपको बता दें, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस यानी ITBP, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी NSG, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF, सशस्त्र सीमा बल यानी SSB, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG पैरामिलिट्री फोर्सेस का हिस्सा है। पिछले साल 25 दिसंबर को CRPF सिपाही जीत सिंह ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई थी और पूछा था कि CRPF के जवानों को सेना के जवानों जैसी सुविधाएं क्यों नहीं मिलती। जीत का दावा था कि एक CRPF जवान देश के अंदर सभी तरह की ड्यूटी करता है। लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, यहाँ तक कि छोटे मोटे ग्राम पंचायत चुनाव भी CRPF की देखरेख में होते हैं। इसके अलावा VIP मूवमेंट, VVIP सिक्योरिटी, संसद भवन, एयरपोर्ट, मंदिर, मस्जिद, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ CRPF के जवान योगदान न देते हो। जीत ने अपने वीडियो में कहा कि त्योहारों के दौरान भी CRPF का कोई जवान छत्तीसगढ़, कोई झारखंड के जंगलों में तो कोई जम्मू कश्मीर की वादियों में पड़ा रहता है। जवानों को न कोई वेलफेयर मिलता है और न ही समय से छुट्टियां मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अपनी न्यायपालिका से जुड़ी कुछ खबरें ले लेते हैं। लोकपाल की नियुक्ति को लेकर एक NGO की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि सदन में कोई भी विपक्ष का नेता नहीं है, इसलिए लोकपाल की नियुक्ति में देरी हो रही है। केंद्र ने कहा कि लोकपाल पर कानून में संशोधन प्रस्ताव संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा। उधर NGO की ओर से दलील दी गई कि अब कोर्ट को ही ये तय करना होगा कि विपक्ष के नेता का क्या मतलब है। NGO की ओर से मांग की गई कि इस बारे में परमादेश जारी किया जाए ताकि नेता, विपक्ष और बाकी सदस्य लोकपाल की नियुक्ति कर सकें। NGO के वकील ने कहा कि संसद इस बारे में कानून पारित करने की इच्छुक नहीं है क्योंकि इससे उनकी अपनी ही करतूतों पर लगाम लगेगी। इससे पिछली सुनवाई के दौरान लोकपाल की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर यह समस्या दूर नहीं हो पा रही तो कोर्ट आदेश दे सकता है कि कानून में एक्ट में नेता प्रतिपक्ष का मतलब संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता ही नेता विपक्ष होगा। वहीं अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा था कि इस मामले में और भी कई मुद्दे हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के दोनों ओर शराब की दुकानों और उनके विज्ञापनों को हटाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि सुनवाई कर रही बेंच के सदस्य जस्टिस DY चंद्रचूड़ आज उपस्थित नहीं थे। अब इस मामले की सुनवाई बुधवार को 3 बजे होगी। प्रधान न्यायाधीश JS खैर ने कहा कि अगर जस्टिस चंद्रचूड़ कल भी उपस्थित नहीं होते हैं तो वह खुद मामले की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में एक अहम फैसले में सभी नेशनल हाईवे पर शराब की दुकानें बंद करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर तक के दायरे में शराब की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश के साथ साथ राजमार्गों के आसपास के इलाकों में भी शराब के विज्ञापनों और होर्डिंग्स को भी हटाने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 31 मार्च के बाद ऐसी दुकानों के लाइसेंस दोबारा जारी नहीं किए जाएं। रोहतक जिला अदालत परिसर में अचानक हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई और वकील सहित 7 लोग घायल हो गए। इस घटना से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि घटना गैंग वॉर के कारण हुई है। कुख्यात बदमाश रमेश लोहार इस फायरिंग में घायल हुआ और इसके साथ ही संजीत भैंसवाल की मौत हो गई। उन्हें अदालत में पेशी के लिए लाया जाया गया। समझा गया कि हमला गैंगस्टर रमेश लोहार पर किया गया था, लेकिन हमलावर उसे ठीक से पहचानते नहीं थे। घायलों में 2 युवकों की हालत गंभीर है जिन्हें रोहतक PGI में भर्ती कराया गया है। दरअसल हमलावर महिलाओं के वेश में आए थे। उनकी संख्या करीब 6 थी और इन्हीं महिला शूटर्स ने इस तरह के हमले को अंजाम दिया। अब देखते हैं लीगल टॉप 5 खबरें।
दिल्ली एनसीआर में डीजल वाहनों पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में BS3 स्टैंडर्ड की गाड़ियों पर 31 मार्च के बाद रोक लगाने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि क्या BS3 वाहनों को BS4 में बदला जा सकता है। इस पर वाहन निर्माताओं के वकील ने कहा कि ये 2G फोन को 4G फोन में बदलने जैसा होगा और ये संभव नहीं है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में नदियों में अवैध खनन पर रोक लगाई और राज्य सरकार से अवैध खनन पर 4 महीने के भीतर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही राज्य में खनन से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए हाईकोर्ट ने उच्च स्तरीय समिति बनाई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इस मकसद के लिए 50 लाख रुपए से खाता खुलवाया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि ये समिति खनन से जुड़े हर पहलू की जाँच करेगी। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में वकीलों के फोटो वाला पोस्टर चर्चा का विषय बन गया है। इस पोस्टर में उन वकीलों की फोटो है जिन्होंने पिछले हफ्ते बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था। पोस्टर में इन वकीलों को चेतावनी दी गई है और लिखा है कि आगे प्रदर्शन करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कॉलेजियम को एक बड़ी चिट्ठी में लिखा है कि कार्यपालिका के सामने न्यायपालिका झुकती जा रही है। बार एसोसिएशन ने चिट्ठी जजों की नियुक्ति के संबंध में लिखी है। चिट्ठी में कार्यपालिका पर आरोप लगाया गया है कि वो न्यायिक नियुक्तियों में दखलंदाजी कर रही है। गुजरात हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष असीम पांड्या ने लिखा है कि हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी हाथरस से सपा के पूर्व विधायक देवेंद्र अग्रवाल सहित सभी आरोपियों को कोर्ट में समर्पण करने का आदेश दिया है। हत्या आरोपी पूर्व विधायक के अधिवक्ता ने समर्पण के लिए हाईकोर्ट से समय मांगा है। याचिकाकर्ता रामहरि शर्मा की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। अपने देश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों से जूझ रहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर अब अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी ने निशाना साधा है। चेनी ने पुतिन की हाल में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशों को युद्ध की स्थिति पैदा करने वाला कदम बताया है और ये कहा है कि ये रूस की तरफ से युद्ध की घोषणा थी जिसका जवाब अमेरिका को देना चाहिए। पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी ने हाल में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने के रूस के प्रयासों को युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने वाला बताया। उन्होंने यह बात एक ग्लोबल बिजनेस समिट के दौरान कही। समिट में वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा अमेरिका पर किए जाने वाले साइबर हमले, साइबर वॉर आदि की बात कर रहे थे, तभी यह बात सामने आई। उन्होंने कहा, इस बात में किसी तरह के संदेह का सवाल नहीं कि पुतिन और उनकी सरकार ने गलत तरीके से अमेरिका की मूल लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखल का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पुतिन की ओर से किए गए कुछ प्रयासों को युद्ध गतिविधियों के तौर पर लिया जा सकता है। डिक चेनी ने आशंका जताई कि इस प्रकार की गतिविधियां आगे भी देखने को मिल सकती है। उन्होंने कहा कि पहले भी रूस ने बाल्टिक्स के दूसरे राज्यों में इस तरह का काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी नागरिक के तौर पर मैं इसे कम नहीं आंक सकता। कुछ डेमोक्रेटिक सांसदों ने भी रूस की गतिविधियों को युद्ध के रूप में लिया, विशेषकर FBI डायरेक्टर जेम्स कॉमी के यह स्वीकार करने के बाद कि राष्ट्रपति ट्रंप व उनके सहयोगियों और रूस के बीच गठबंधन की जांच ब्यूरो कर रही थी। दूसरी ओर रूस में सरकार विरोधी मौजूदा लहर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान की थीम पर आगे बढ़ रही है। इसे शुरू करने वाले अलेक्सी नावाल्नी ने रूस में एक मजबूत विपक्ष के तौर पर अपनी जगह पुख्ता कर ली है। उनकी अपील के बाद जिस तरह देश के अलग अलग हिस्सों में जन विरोध शुरू हो गया है, इसे देखते हुए यह माना जा सकता है कि नावाल्नी बड़ी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। पिछले 17 सालों से सत्ता में बने हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की राजनीतिक ताकत किसी से छुपी नहीं है। इन विरोधों के शुरू होने से पहले तक यही माना जा रहा था कि अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन को ही जीत मिलेगी और वह अगले कार्यकाल के लिए भी चुन लिए जाएंगे। अब स्थिति बदली हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी पुतिन की ताकत को कम करके आंकना या फिर यह मानना कि इन विरोध प्रदर्शनों से उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी, जल्दबाजी होगा। हाँ, इतना जरूर है कि इस बार नावाल्नी के नेतृत्व में पुतिन को एक मजबूत विपक्ष का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर के एक अमेरिकी थिंक टैंक ने कहा है कि चीन किसी भी वक्त साउथ चाइना सी में बनाए गए कृत्रिम द्वीप पर अपने लड़ाकू विमान उतार सकता है। थिंक टैंक ने यह भी कहा है कि इस द्वीप पर चीन काफी मात्रा में सैन्य निर्माण कर चुका है, जो कि पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन सकता है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि साउथ चाइना सी में चीन कभी भी फाइटर जेट्स की तैनाती नहीं कर सकता है। चीन के इस अभियान से इस क्षेत्र में एक बार फिर विवाद गहरा सकता है और युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है।
अमेरिका ने ये भी कहा कि चीन ने इस आइलैंड पर अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं और इस क्षेत्र में काफी सैन्य निर्माण भी कर चुका है। साउथ चाइना सी पर चीन के आक्रामक रुख के बाद फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई जैसे देश भी सतर्क हो गए हैं। अमेरिका के एशिया मैरीटाइम ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव और सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंडस्ट्रियल स्टडीज ने दक्षिण चीन सागर पर ये रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से ये साफ पता चलता है कि फ्यूरी क्रॉस और सूबी पर नए रडार एंटीना लगाए गए हैं। इससे साफ होता है कि चीन का अगला कदम इस आइलैंड पर लड़ाकू विमानों को उतारने का होगा। हालांकि चीन लगातार साउथ चाइना सी में सैन्य गतिविधियों से इनकार करता रहा है। अमेरिका और चीन एक दूसरे पर इस क्षेत्र के सैन्यीकरण का आरोप लगाते रहे हैं। साउथ चाइना सी का करीब 35 लाख वर्ग मील का क्षेत्र विवादित है। इस क्षेत्र में तेल और गैस के विशाल भंडार मौजूद है। इस क्षेत्र पर चीन के साथ फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई भी दावा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और चलिए अब बात करते हैं देश दुनिया के आज के इतिहास की। 28 मार्च है आज, और आज के दिन क्या कुछ महत्वपूर्ण हुआ ये हम आपको बता दें। 28 मार्च 1965 में मार्टिन लूथर किंग ने अश्वेत अमेरिकियों के लिए अलाबामा में 25,000 लोगों के साथ मार्च निकाला था। 28 मार्च 1868 में प्रसिद्ध रूसी साहित्यकार मैक्सिम गोर्की का जन्म हुआ था। और 28 मार्च 1941 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी सरकार की नजरबंदी से बचकर बर्लिन पहुंचे थे। 28 मार्च 2000 में वेस्टइंडीज के कर्टनी वॉल्श ने 435 विकेट लेकर कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 28 मार्च 2005 में सुमात्रा द्वीप में 8.7 की तीव्रता वाले भूकंप में इंडोनेशिया को हिलाकर रख दिया था। इस भूकंप में करीब 1000 लोगों की मौत हो गई थी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की जिसके नाटक कल्लोल से नाराज होकर 1965 में पश्चिम बंगाल की कांग्रेस सरकार ने बिना किसी मुकदमे के जेल में उसे डाल दिया था, जिसके 2 बरस बाद 1967 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो गया और वाम दलों की सरकार बनी। जी हाँ, ये शख्स है 7 हिंदुस्तानी फिल्म का एक हिंदुस्तानी, सिगार मुंह में दबाए, भुवन शोम का कड़क रेलवे अफसर, मूछों के लिए जीने मरने की हद तक बावले गोलमाल के भवानी शंकर से लेकर जीवन के गहन गंभीर सवालों के हल ढूंढता आगंतुक का मनमोहन मित्रा यानी उत्पल दत्त। आज उत्पल दत्त का जन्मदिन है। बंगाल में जन्मे उत्पल दत्त जन नाट्य संघ यानी इप्टा के संस्थापक रहे और इसे ऊंचाइयों तक उन्होंने पहुंचाया। ब्रिटेन के नाट्य मंडली शेक्सपियराना से जुड़कर दुनिया भर में ओथेलो का मंचन उन्होंने किया। 1950 में बांग्ला फिल्मों से नमूदार हुए तो 17 साल बाद हिंदी फिल्म भुवन शोम से ही उनकी प्रतिभा का लोहा माना जाने लगा। फिर तो गुड्डी, सबसे बड़ा सुख, गोलमाल, नरम गरम और किसी से ना कहना जैसी फिल्मों में उनका अभिनय सराहा गया। उन्हें आंखों और अलग तरह के उच्चारण से एक ही शब्द के माने बदल देने में महारत हासिल था। देखिए उत्पल दत्त को कुछ यादगार लम्हों के जरिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।